तो देखिए आफ्ताब का जो नार्को टेस्ट है आफ्ताब पूनावाला का वो शुरू हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर अस्पताल में पूरी तैयारियां कर ली गई थी नार्को टेस्ट को लेकर। और इस पर हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है, जो पैनल मौजूद है एक्सपर्ट्स का, वो मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अंबेडकर अस्पताल का सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स आपको नजर आ रहे हैं उनको वो आप देखिए। हमारे साथ इस वक्त आपको जितेंद्र नजर आ रहे हैं, विवेक नजर आ रहे हैं, और उनका हम रुख करेंगे। विवेक, ये बताइए, इस वक्त आप अंबेडकर अस्पताल मौजूद हैं, प्रक्रिया की शुरुआत हो गई या फिर अभी आफ्ताब को लाया गया है? अपडेट दीजिए आप। देखिए, तकरीबन आधे घंटे पहले आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल में लाया गया था और उसका नार्को टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। जैसे एफएसएल के बाहर आफ्ताब की जेल वैन पर हमला हुआ था, उसको देखते हुए यहाँ पर लोकल पुलिस को तैनात किया गया है और आफ्ताब का नार्को टेस्ट जो है वो होना है, जिसके बाद पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आज कुछ ना कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्प करने वाला है ये नार्को टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो आफ्ताब ने खुलासे किए थे, उसके आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और आज नार्को टेस्ट पे जब सवाल पूछे जाएंगे तो उससे कई और खुलासे पुलिस को होने की संभावनाएं हैं और उसके बाद और सर्च ऑपरेशन में तेजी की जाएगी। ठीक है विवेक, जितेंद्र का सीधा रुख लेते हैं। जितेंद्र, ऐसा क्या है जो पॉलीग्राफ टेस्ट में नहीं हुआ और उसके बाद जरूरत पड़ी नार्को टेस्ट की, वो क्या पता लगाने की आज कोशिश होगी? बिल्कुल, देखिए, शुरुआत से ही दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि जो आफ्ताब बता रहा है दरअसल वो एक सोची समझी साजिश हो सकती है। उसके सब कुछ उसके दिमाग में, यानी कि जो उसकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। तो लिहाजा उन्हीं बातों को पुख्ता करने के लिए, उसके कबूलनामे को पुख्ता करने के लिए, हत्या की वजह जो उसने बताई उसको पुख्ता करने के लिए ये नार्को टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट के अंदर इस नार्को टेस्ट की ये नार्को टेस्ट कहीं भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन ये एक एसओपी होता है जांच के दौरान, जो कि दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी जांच एजेंसी अपनाती है। तो उसी के तहत आज ये नार्को करवाया जा रहा है। कई ठीक है जितेंद्र, प्रत्युष भी हमारे साथ है, उनका भी रुख करेंगे अंबेडकर अस्पताल से, उनके पास भी जाएंगे क्या इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस बीच में आपको बता दो, हमारे साथ जो खास डॉक्टर्स का पैनल, एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमान है, जो कि डायरेक्टर एंड कैंसर सर्जन धर्मशाला हॉस्पिटल से हैं। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुज, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट विनायक हॉस्पिटल। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मानस मिश्रा है, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, और साथ साथ शारदा प्रसाद है, जो कि फॉर्मर डीजीपी है, और साथ साथ ये भी बहुत खास होगा आपको बताना कि जो फॉर्मर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के, यानी कि वहां से जहां से फॉरेंसिक की टीम और एक्सपर्ट्स निकलते हैं, जहां से ट्रेनिंग होती है। और डॉक्टर दीपक रहेजा, जो कि साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट एंड रिहैब सेंटर होप केयर के। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, जो जानकारी मिल रही है डॉक्टर अंशुमान, तो इस वक्त क्या हो रहा होगा वहां पर, यह आप बताइए बहुत सरल तरीके से। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो प्रक्रिया है, लीगल प्रक्रिया सबको पता है कि कंसेंट फॉर्म लेके और परमिशन लेके आया है नार्को टेस्ट के लिए। उसके बाद डॉक्टर का सबसे पहला काम होता है कि आप परमिशन रिकन्फर्मेशन करें। लीगल परमिशन है, साथ में मेडिको लीगल कंसेंट आप लें और पहले की परमिशन को रिकन्फर्म कर लें। ये परमिशन है जिनका नार्को टेस्ट होना है, उनके डिटेल आपने इस पे कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर की टीम का काम होता है कि इनके वाइटल्स को देखें। ठीक है, पल्स रेट, जो कि यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में भी आ रहा है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और मेडिकल हिस्ट्री की कोई इनको और समस्या तो नहीं है, जो कि डॉक्टर को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक एनेस्थीसिया ड्रग देने के पहले जो चीज़ें देखनी होती है उसको आपने चेक किया। चेक करने के बाद जब सारी तैयारी हो गई, सारी टीम मौजूद है, क्योंकि सारी चीजें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग में होंगी, तो कम से कम टाइम में। डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल देखिए, क्योंकि पॉलीग्राफी टेस्ट के जो 5 सेशंस हुए, उसमें कई बार ऐसा हुआ जब तबीयत खराब होने की वजह से सही आंसर निकल कर नहीं आए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो क्या इसका असर पड़ेगा टेस्ट पर, नार्को टेस्ट पर भी? बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत आती है तो टेस्ट को वहीं अबॉर्ट करना पड़ता है। अच्छा। मतलब रोकना पड़ता है। हाँ। क्योंकि आपको बहुत थिन लाइन मिलती है एनेस्थीसिया की, जब दवा दी जाती है थायोपेंटल, तो हिप्नोसिस स्टेज से अगर डीप स्टेज में जाए तो बहुत थिन लाइन है, तो आपको वहां रुकना पड़ेगा अगर वाइटल्स एबनॉर्मल हो रहे हैं। जी, ठीक है डॉक्टर अंशुमान और तमाम एक्सपर्ट्स के पास मैं आऊंगा। लेकिन दर्शकों के लिए बताना बहुत जरूरी है, इस वक्त ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डमी है, ये कोई आम डमी नहीं, ये एक मेडिकल डमी है, जिसके अंदर
वैसे ही ऑर्गन्स है सब कुछ जैसे कि एक इंसान के अंदर होते हैं, लेकिन ये बहुत ही अमानवीय हो जाता है कि अगर किसी इंसान के ऊपर आप इस तरह से समझाते हैं। यही वजह है कि मेडिकल डमी का इस्तेमाल हमारी तरफ से किया गया है, ताकि ये मामला क्योंकि बहुत सीरियस है, आफ्ताब पूनावाला का बहुत सीरियस क्राइम है, ऐसे में इसकी कोई मौकरी ना हो, कोई मजाक ना हो, इसलिए हमने डमी के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ये देखिए, ये डमी इस वक्त आपके सामने। सर, डॉक्टर अंशुमान, मैं समझा चाहूंगा, आप बताइए दर्शकों को, इससे पहले हम वाइटल्स पर आए, कि ये जो आपने यहां पर लगा रखे अलग अलग इक्विपमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है और क्यों इसे लगा रखा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा मेडिकल डमी है, इसमें फील एंड लुक आपको ऑलमोस्ट दिखेगा ह्यूमन बॉडी का जैसा, जिसमें अगर चेस्ट पे हाथ रखेंगे आपको यही फील होगा, पेट पे हाथ रखेंगे यही फील होगा, और साइज भी ऑलमोस्ट एक इंसान के बराबर होता है। इस एरिया में जो चीज़ें लगाई गई हैं इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो लीड से कनेक्टेड और मॉनिटर से कनेक्ट होता है, जो इंसान के हार्ट रेट को, ताकि पल्स रेट रिफ्लेक्ट हो, ब्लड प्रेशर को, यहाँ ब्लड प्रेशर कफ लगा हुआ है, ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करे, इसी तरह से रेस्पिरेशन रेट और अलग अदर पैरामीटर्स जो 5 पैरा के में देखते हैं, टेम्परेचर और सारी चीजें मॉनिटर करेगा। ये मॉनिटरिंग हुई बिना दवा दिए, पहले मॉनिटर करके आपने चेक कर लिया, और ये सारे वाइटल्स यहाँ पर आ रहे हैं, सारे वाइटल्स यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन में आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पल्स रेट के लिए भी ये मैं देख पा रहा हूँ सर, ये भी बताइए, कैनोला यहाँ पर लगा हुआ है, ये कैनोला लगा हुआ है, और ये पल्स ऑक्सीमीटर के लिए जो प्रोब होता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन सैचुरेशन काउंट करेगा, पल्स रेट काउंट करेगा, और ये कैनोला है जो दवा दी जाएगी थायोपेंटल, इसके लिए एडिशनल फ्लूइड लगाने के लिए, जो फ्लूइड आप देख सकते हैं पीछे डेमोन्स्ट्रेशन में है। तो ये सारी चीजें पहले तैयारी कर ली गई, और उसके बाद दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जो दवा क्या डायरेक्ट कैनोला से आप इंजेक्ट करेंगे या फिर जो फ्लूइड आपने लगा रखा है उससे इंजेक्ट की जाएगी दवा? 2 फॉर्म में इंजेक्शन होता है, अभी एक्सपर्ट बताएंगे आपको कि किस तरह से इंजेक्शन होता है। एक बोलस फॉर्म में जो डायरेक्ट कैनोला से जाएगा, और एक ड्रिप फॉर्म में जो स्लो मेंटेन करने, हिप्नोसिस स्टेज को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए इन्फ्यूजन पंप और डायरेक्ट ड्रिप सेट दोनों की तैयारी। डॉक्टर अंशुमान, ये जो वाइटल्स यहाँ नजर आ रहे हैं स्क्रीन में, इसको थोड़ा सा आप समझा दीजिए, ये क्यों जरूरी होता है और कैसे नार्को एनालिसिस में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? सबसे पहले देखिए, इसको बोलते हैं मॉनिटर, 5 पैरा मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर। ठीक है। जो भी आपने वहाँ ईसीजी लीड देखी, पल्स ऑक्सीमीटर के प्रोब देखे, ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये डेमो है इसलिए क्योंकि हम इंसान पे नहीं कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ईसीजी ग्राफ अगर एबनॉर्मल है, जितने वेव्स एक नॉर्मल इंसान में होना चाहिए वो दिखना चाहिए। सिमिलरली पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन रेट और टेम्परेचर, और सबका समेशन करके यहाँ पे ब्लड प्रेशर, यहाँ पे SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, ईसीजी की फाइंडिंग और रेस्पिरेशन रेट, ये समराइज किया, ताकि इसमें जब बदलाव आए और टेस्ट जारी हो, हिप्नोसिस स्टेज में आएगा तो ये सारे पैरामीटर्स सेटल डाउन होंगे, और जब कुछ एबनॉर्मल उतार चढ़ाव होता है तो उस समय हमें टेस्ट रोकना है या कंटिन्यू करना है, इसी से हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है। और इसमें अगर उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है, वो कैसे बताता है नार्को एनालिसिस के बारे में जो रिजल्ट्स आते हैं, जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, कैसे उसे डिटरमिन किया जाता है, इस पर हम समझेंगे। हमारे साथ और भी जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका भी मैं रुक करना चाहूंगा। डॉक्टर अनुज, जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, डॉक्टर दीपक रहेजा एंड डॉक्टर अनुज, सर मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और शुरुआती दौर में एनेस्थीसिया के जरिए ही इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो एनेस्थीसिया कितना इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी दवाई है जिसको इंजेक्ट किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताइए। सर होता क्या है इसमें, जैसे नार्को जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड एनेस्थीसिया ही है, ग्रीक में इसको एनेस्थीसिया ही बोलते हैं। मेनली हमें जो अचीव करना है वो सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ द पेशेंट अचीव करना होता है, कि जो भी मरीज है या फिर जो भी विक्टिम है उसकी सबकॉन्शियस स्टेट में जाके हमें हिप्नोसिस में जाना होता है, जिससे कि हम रूल आउट कर सकें कि एग्जैक्टली उस कंडीशन में जो पेशेंट का विल पावर होगा, ठीक है, स्पीकिंग। सॉरी टू बटन यू, लेकिन क्योंकि दर्शकों को बताना जरूरी है कि सबकॉन्शियस स्टेट क्या होता है, और वो जो आप हिप्नोसिस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, अगर आप इसको और सरल तरीके से बता पाए दर्शकों को। सबकॉन्शियस स्टेट का मतलब ये होता है पेशेंट इज नॉट इन कॉन्शियस स्टेट, वट एवर स्टेटमेंट ही और शी इज गिविंग इज नॉट गिवन इन कॉन्शियस स्टेट। वो अपने चाह कर भी वो नहीं बोल पा रहा है जो कि वो बोलना चाह रहा है, झूठ बोलना चाह रहा है या फिर जो भी बोलना चाह रहा है, उसके मुंह से वही निकलेगा जो इंसिडेंस हुआ था। ठीक है, मोस्टली यही चांसेस होते हैं। इसमें जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम थायोपेंटोन यूज करते हैं, सोडियम थायोपेंटोन यूज करते हैं। दीज ड्रग्स आल्सो कॉल्ड एज ट्रुथ सीरम, ठीक है, ट्रुथ सीरम बोलते हैं इनको, दीज आर ट्रुथ सीरम। ठीक है, ये जो ड्रग होता है वो ट्रुथ सीरम है, जिसको हम ट्रुथ सीरम का नाम भी देते हैं। जब ये ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करने से पहले जैसे कि आयुष्मान सर ने अभी बताया कि पहले पूरी जांच होती है, प्री एनेस्थेटिक एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का,
प्री एनेस्थेटिक एग्जाम में हम ये जानते हैं पेशेंट कि पेशेंट वाइबल है ये ड्रग्स देने के लिए या फिर नहीं है, क्या या फिर उसको ऐसी कोई कंडीशन है, बीपी है, शुगर है, इस तरीके से, क्योंकि इस ड्रग्स का जो अफेक्ट होता है वो सारी कंडीशंस पे होता है, बीपी फॉल होता है, तो वी हैव टू सी द पैरामीटर्स, दैट्स व्हाई दैट मॉनिटर इज देयर। 5 पैरा मॉनिटर जो है वो इसीलिए लगा रखा है जिससे कि ये सब चीज़ों का हम पता लगा सकें जब भी हम ड्रग दे रहे हैं, तो वाइटल्स पेशेंट के फॉल ना हो। इस टेस्ट को, जैसे नार्को टेस्ट है, जरूरी नहीं है कि इस टेस्ट को हम कंटिन्यूस जी जाएं, कई बार हमें करुणा बीच में भी बता रहे अबंडन हैं करना पड़ डॉक्टर- सकता है या फिर ठीक है, पेशेंट को डॉक्टर रोकना अनुज पड़ सर, मैं सकता है। आपको आते हैं रोक सर, रही निधि हूँ। के पास करुणा, आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह स्टूडियो में हम लाइव डेमो दिखा रहे हैं कि नार्को टेस्ट दरअसल होता क्या है, कितनी देर का होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद नार्को टेस्ट शुरू किया जाता है। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, वो भी बताएंगे कि कैसे पुलिस सवालों की लिस्ट तैयार करती है। लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त अंबेडकर अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है आफ्ताब का। जितेंद्र, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है? नार्को टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है और एक लंबी लिस्ट बनाई है आफ्ताब के सामने सवालों की दिल्ली पुलिस ने। जी बिल्कुल, देखिए प्री नार्को टेस्ट जो होते हैं वो लगभग पूरे कर लिए गए हैं अब आफ्ताब के, और पता चल रहा है कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो एफएसएल की टीम है उसने बाकायदा उसका एक कंसेंट फिर से लिया है कि क्या वो नार्को के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और अब से थोड़ी देर बाद उसका एनेस्थीसिया का जो प्रोसीजर होता है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है नार्को को लेकर वो लगभग अब शुरू हो चुकी है, और तकरीबन आधे घंटे बाद जो प्रॉपर जो उससे सवाल जवाब होंगे वो सवाल जवाब की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और खास बात यह कि जो ये सवाल जवाब होंगे उस वक्त बाकायदा वहां पर ओटी के अंदर जहां पर ये पूरा नार्को किया जाएगा वहां पर बाकायदा एक फोटोग्राफर को भी तैनात किया गया जो पूरे नार्को की बिल्कुल पूरी रिकॉर्डिंग होगी नार्को टेस्ट की, जब आफ्ताब से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जिसका जवाब अभी तक पुलिस को नहीं मिला है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। देखिए अंबेडकर अस्पताल जहां पर नार्को टेस्ट आफ्ताब का हो रहा है वहां पर हमारे तमाम सहयोगी तैनात है। प्रत्युष खरे हमारे सहयोगी वहीं से जुड़ रहे हैं। प्रत्युष, हमने देखा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान कैसे आफ्ताब पर हमले के लिए कुछ लोग बाहर खड़े थे। सिक्योरिटी को देखते हुए अस्पताल के आसपास किस तरीके की सुरक्षा इंतजामात है ताकि दोबारा से कोई ऐसा इंसिडेंट ना देखने को मिले? नहीं, आज जब आफ्ताब को तिहाड़ के गेट नंबर 3 से जब निकाला गया उस वक्त भी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, क्योंकि इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म होने के बाद जब आफ्ताब को ले जाया जा रहा था उस वक्त कुछ हिंदूवादी संगठन ने वहाँ पर हमले किए थे। इसको लेकर के पहले से पुलिस अलर्ट मोड पर थी और पूरी सिक्योरिटी के साथ आफ्ताब को अंदर लेकर गई है, जहाँ पर आफ्ताब का नार्को टेस्ट अब लगभग आप कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि लगभग 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। जो सवाल जवाब है, जो सबसे बड़ा सवाल है उसमें कि इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कबूला था कि हाँ उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस के सामने हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाते रहे। के बॉडी के बाकी टुकड़े कहाँ हैं, सिर कहाँ है, मोबाइल कहाँ है। जी जी जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये देखिए, ये गेट नंबर 2 की है, ये देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बाहर सिक्योरिटी स्टाफ जो हॉस्पिटल के वो आपको नजर आ जाएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। ये गेट है, यहीं से लोगों की एंट्री होती है अस्पताल में। लेकिन चूंकि आफ्ताब का अंदर नार्को टेस्ट होना है और इसलिए यहाँ पर आज बाकी दिनों की तुलना में यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फोर्स की डिप्लॉयमेंट ज्यादा नजर आएगी, खासतौर पर दिल्ली पुलिस की। ठीक है प्रत्युष, हमारे साथ आप जुड़े रहेगा। एक बार फिर से आपस स्टूडियो का रुख करते हैं, करुणा के पास चलते हैं जहां पर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। और करुणा जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है डॉक्टर अनुज, उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। आमतौर पर एनेस्थीसिया का मतलब हम ये समझते हैं कि अगर बेहोश हो गया तो सर्जरी किसी पेशेंट की शुरू होती है। बिल्कुल अंजलि, इसी को पता लगाने की हम कोशिश करेंगे कि देखिए मेरी इससे पहले भी जब बात हुई तो बताया था बहुत फाइन लाइन होती है जिस स्टेज पर आप लेकर जाते हो, अगर वो फाइन लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर जिसका नार्को टेस्ट हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है उसकी जिंदगी पर। हम सब कुछ समझेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि आप जानते हैं कि 5 अलग अलग सेशंस हुए थे पॉलीग्राफ टेस्ट के आफ्ताब पूनावाला पर, लेकिन कैसे आफ्ताब पूनावाला खेल कर रहा था वहां पर यह समझना बहुत जरूर। वो खेल यहां पर नहीं हो सकता, यह हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। क्या खेल कर रहा था, श्रद्धा से क्या रिश्ता था आफ्ताब का? जब यह सवाल पूछा गया तो क्या था, चुप्पी उसने साथ रखी थी। क्या श्रद्धा वॉकर को अक्सर मारा पीटा करता था? इसका कोई उसने जवाब नहीं दिया। अगला सवाल, क्योंकि वो अहम सवाल जिस पर उसने खेल किया, ड्रग पैडलर से उसके क्या कोई लिंक्स हैं, कोई रिश्ते हैं, इस पर उसने खामोशी साधे रखी पॉलीग्राफ टेस्ट में। लाश के टुकड़े, जो 35 टुकड़े उसने किए, लाश के टुकड़े करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया, इस पर भी वेपन जो यूज हुआ उसका गोलमोल और कहां डिस्पोज किया गया, इन तमाम मसलों पर गोलमोल जवाब दे रहा था। लाश के टुकड़ों को कहां पर उसने फेंका है, इसका भी जवाब नहीं दिया गया। और ये जो वेपन वाली थ्योरी है और इसके साथ साथ क्या वो मोमेंट ऑफ हीट था, क्या था, इन तमाम चीजों पर आज जवाब होगा। आज उससे
तमाम सवाल किए जाएंगे। इससे पहले मैं एक बार फिर से डॉक्टर अंशुमन और हमारे साथ जो डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, मैं चाहूंगा हमारे साथ जो मनोचिकित्सक हैं उनसे मैं बात करूं। डॉक्टर दीपक रहेजा सर, ये बताइए कि आज के इस नैर्को टेस्ट में अब जब प्रक्रिया की शुरुआत होगी, इस पूरी प्रक्रिया में एक मनोचिकित्सक, एक साइकियाट्रिस्ट का क्या रोल होता है? देखिए, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 3-4 टेस्ट की हमने बात की, कल हमने बात की पॉलीग्राफ टेस्ट की, फिर एक टेस्ट होता है जिसे ब्रेन मैपिंग कहा जाता है, एक टेस्ट होता है जिसे ब्रेन इमेजिंग कहा जाता है, और अब हम आ रहे हैं नार्को टेस्ट पे। नार्को टेस्ट जैसा ऑलरेडी बताया जा चुका है, एनेस्थीसिया की बहुत क्षीण सी डाइल्यूटेड सी डोज को ब्लड में डाला जाता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। क्रॉस करने के बाद व्यक्ति एक सुप्तावस्था की सी स्थिति में चला जाता है, जिस तरह का सम्मोहन, ये एक तरह का केमिकल सम्मोहन है, और उस जिसे हम अंग्रेजी में हिप्नोसिस बोलते हैं। और उस सम्मोहन की स्थिति में उस व्यक्ति के लिए मैनिपुलेट करना, अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा बरगलाना और धोखेबाजी करना, चीजों को रिस्ट्रेन करना, जवाब ना देना मुश्किल हो जाता है। वो आफ्ताब अब नहीं कर पाए क्योंकि उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस जो है उसको हमने भेद दिया, और अब जो हम सवालात पूछ रहे हैं उसके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से पूछ रहे हैं। और यहाँ पे जो बैटरी ऑफ क्वेश्चंस बनाया जाता है, उसमें जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं उनको न्यूट्रल क्वेश्चन या टेस्ट क्वेश्चन या कंट्रोल क्वेश्चन कहा जाता है, जो कि बहुत नॉन प्रोवोकेटिव से सवाल होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, तुम वेजिटेरियन हो, नॉन। और यूजुअली इन सवालों का जवाब जो एक्सपर्ट्स कर रहे होते हैं उन्हें मालूम होता है। इन सारे रिस्पॉन्सेस को, जैसा अभी डॉक्टर अंशुमन ने बताया, कंप्यूटर पैनल के द्वारा, एक मॉनिटर के द्वारा हम एक विश्लेषण जो है, बिल्कुल ऐसा मॉनिटर जो यहाँ पर है, ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं, और हमें एक बेसलाइन समझ में आने लगती है कि जब वो न्यूट्रल नॉन प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस का, नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस का जवाब दे रहा है तो ग्राफ कैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद इन्हीं के बीच में पिरोए हुए जो संजीदा सवाल हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको पिरोया जाता है, उनको पूछा जाता है, और उस रिस्पांस को एनालाइज किया जाता है कि ये झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। और यहाँ पे देखिए कई मुद्दे आते हैं, मानव अधिकार का मुद्दा आता है, बिल्कुल, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा के जो आवाज भी उठाई गई है, मोर्चाधारक इन ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, निधि का सर एक सवाल है, वहां से सवाल ले लेते हैं नीचे स्टूडियो से। डॉक्टर दीपक, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम दर्शक इस वक्त देख रहा है वो ये जरूर जानना चाह रहा है कि इससे पहले जब पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसमें आफ्ताब ने, मैं डॉक्टर अंशुमन आपसे ये सवाल कर रही हूँ, जो पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था उसमें आफ्ताब ने कबूल कर लिया कि उसने गुनाह किया है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। अब ये टेस्ट कितना अलग होता है और कितना सफलता रेट इसका क्या होता है, डॉक्टर अंशुमन? जी, पॉलीग्राफ मतलब लाई डिटेक्शन, और ये सारे टेस्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, डीडीटी बोलते हैं। पॉलीग्राफ में सिंपली ये है कि अगर वो झूठ बोले तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलेशन, मतलब कोई चीज़ दिखाई जाए, कोई आवाज़ सुनाई जाए जिससे उसका ब्रेन स्टिमुलेट हो और उसकी रिकॉर्डिंग देखें, लेकिन इसके लिए उसको जरूरी है कि गिल्ट हो उसको। तो आपने कहा कि एक्सेप्ट भी कर लिया और कहता है मुझे गिल्ट नहीं है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट की फैलेसी आ गई, मतलब ये इसको कहते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर, मतलब रिजल्ट को अस्त व्यस्त कर देगा। तो उस टेस्ट की मान्यता, ऐसे भी वैधता बहुत सारी टेस्ट की नहीं है जो अभी हम चर्चा। लेकिन डॉक्टर अंशुमान ये बताइए कि यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट में तो उसने धोखा देने की कोशिश की, यहाँ पर ना धोखा दे पाए, इससे पहले फॉर श्योर करना है, तो इसके लिए क्या होता, किन स्टेज के थ्रू फिर आगे ये नार्को एनालिसिस टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं? जी देखिए, एक तो बात हो गई कि पॉलीग्राफ से स्टेप वाइज क्यों आए, डायरेक्ट नार्को पे क्यों नहीं गए। तो इसमें नार्को में कुछ चीजें हैं जो एनेस्थीसिया ड्रग की प्रॉब्लम है। रहेजा साहब ने बिल्कुल सही बताया कि आप कॉन्शियस ब्रेन को भेद रहे हैं, भेजने के बाद सबकॉन्शियस पे काम करेगा। लेकिन कंफाउंडिंग फैक्टर इसमें भी है, अगर वो ड्रग एडिक्ट हो, चरस नशा ले रहा हो, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा डोज लेता हो, तो उसका जो डोज हो, जिस लेवल पे हिप्नोसिस में चला जाए, डोज हाई होगी, और डॉक्टर यूजुअली अवॉइड करता है उस डोज तक जाने में, हो सकता है फिर ये चीट करे। ठीक है सर, मैं आऊंगा, और निधि और अंजलि हमारे साथ है, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है आफ्ताब के नार्को टेस्ट को लेकर। ये बड़ी खबर है, लाइव अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं नार्को टेस्ट पर, लाइव अपडेट आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष पर। आफ्ताब से टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं ये समझूंगा, ये बताइए सर आप, क्योंकि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट, ये टेस्ट सवाल क्या होता है और ये कितने अहम होते हैं?
देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बेसिक, जैसा सर ने भी बताया कि जो पहले तो आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आप पेशेंट को, जो एक्यूज्ड है, उसको आप ऐसे स्टेज में ले जाएंगे जहाँ पे वो बड़ा ही रिलैक्स फील करे। तो बहुत ही बेसिक, जैसे आपका नाम क्या है, आपने आज सुबह चाय पी कि नहीं पी, आपने कल क्या खाया था, ये सारे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और मानस जी, मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं, मैं आप कंटिन्यू करिएगा, लेकिन ये जो इस वक्त आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं नीचे सवाल, ये वही सवाल हैं जो कि इस वक्त आफ्ताब से पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सवाल का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है, ये वो स्टेज है। सर अब आप बताइए जी। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इस तरह के टेस्ट सवाल पूछते हैं तो आप पेशेंट को, एक्यूज्ड को एक ऐसी स्टेज में ले जा रहे हैं जहां जाने के लिए वो थोड़ा सा हिप्नोटिक फील करेगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात, जैसा अंशुमन जी ने भी बताई, कि क्या आपका जो एक्यूज है, क्या वो उसकी टॉलरेंस लेवल कितनी है एक ड्रग को लेने की। आपने जिस सोडियम पेंटाथल जिस डोज में दिया है, क्या वो उसको टॉलरेट कर सकता है। अगर वो उसको टॉलरेट कर सकता है तो ये भी हो सकता है कि वो शायद मिसलीड कर रहा हो, शायद झूठ बोल रहा हो। ये बड़ी सावधानियां बरती जानी चाहिए जो डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। पूर्व डीजीपी शारदा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारदा जी, इससे पहले हमने देखा कि पुलिस के हाथ कामयाबी नहीं लगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई सवाल पूछे गए आफ्ताब से, जिसका वो गोल मोल जवाब देता रहा, कई सवालों को भी टालता रहा। नार्को टेस्ट में पुलिस कैसे वो सवाल फिर से आफ्ताब के सामने रखेगी? क्या सवालों का तरीका बदला जाएगा और उन सवालों के सही सही जवाब आफ्ताब दे रहा है या नहीं, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पॉलीग्राफ में जो सवाल किए जा रहे हैं उनसे जो टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसको कोई लीड मिलती है और वो जो लीड मिलती है उसके अनुसार ये सवाल दोबारा फ्रेम किए जाते हैं और उसमें जो सवालों के जवाब हो गए हैं, जिसमें कोई शक नहीं है या जिसे जितनी लीड मिलनी है लीड मिल गई है, उनको छोड़ करके जो एरियाज़ में लीड नहीं मिल पाई है उसके सवाल विस्तृत रूप से तैयार किए जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है कि टेस्ट क्वेश्चंस या कंट्रोल क्वेश्चंस या मैं कहूँ बेस क्वेश्चंस तो वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा जिस एरिया में वहाँ पर वो मुकर रहा था या जहाँ अवॉइड कर रहा था या जहाँ पर झूठ बोल रहा था, उसको दोबारा फ्रेम किया जाएगा और फ्रेम करके क्वेश्चंस बना करके इनके सामने रखे जाएंगे। और जैसा कि बताया गया है, 3 एरियाज़ है जिसमें नार्को फ़ायदा करता है। पहली बात तो कि जो व्यक्ति की जो इनहिबिशंस हैं, इनहिबिशंस को वो ब्रेक कर देता है, जिससे कि उसका अंदर का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा ख़त्म होता है। और दूसरा चीज़ है कि जिस सवाल के जवाब में बॉडी का रिएक्शन कुछ विशेष रूप से देखा जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि शायद उसको जानकारी है। शारदा जी, अगर सपोज जैसे अंजलि ने सवाल किया कि वो संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है, तो फिर उसी समय निर्णय लिया जाता है, डोज बढ़ाई जाएगी, एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया जाएगा, कॉन्शियसनेस उसकी खत्म की जाएगी, कम की जाएगी और उसके बाद फिर उससे सवाल पूछे जाएंगे। देखिए, ये तो टेक्निकल इशू है, मुझे लगता है डॉक्टर अनुज इस पर बताएंगे। और सर, मैं इस पर एक और सवाल जोड़ दूंगा, क्योंकि अब ये जो टेस्ट सवालों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो क्या ये मानकर चलें कि जो एनेस्थीसिया है उसको इंड्यूस कर दिया गया है और वो जो हम बात करते हैं, एक जो फाइन लाइन होती है कि वो सबकॉन्शियस स्टेज तक जाए जहां पर वो रिस्पॉन्ड कर पाए और उससे आगे ना जाए, तो वो कैसे आप तय करते हैं और वो क्या होता है? आप थोड़ा बताइए, समझाइए। जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी शुरू हो गया है या नहीं हुआ है, क्या एनेस्थीसिया टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, टेस्ट सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो देते हैं उसमें सेडेशन हल्का सा दिया जाता है, अदर सेडेटिव ड्रग दिए जाते हैं। उसके बाद हम मेन सेडेटिव ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं, बार्बिट्रेट। ये जो ड्रग्स होते हैं ये सारे शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होते हैं, दीज आर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। तो पहले हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देंगे, पेशेंट के वाइटल्स देखेंगे प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स देने के बाद, उसके बाद फिर हम एनेस्थीसिया को इंड्यूस करते हैं। एनेस्थीसिया इंड्यूस करने के लिए फिर हम इन ड्रग्स का उपयोग करते हैं। ये जो ड्रग्स रखे हैं हमारे पास, इन ड्रग्स का हम उपयोग करते हैं और इस ड्रग को हम देना जैसे शुरू करते हैं, फिर हम पेशेंट के वाइटल्स देखते हैं कि पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं, बीपी क्या है, बीपी किस तरीके से फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड फिर हम उनको पेन रिस्पांस देते हैं। पेन देते हैं, पेन से ये पता लगता है पेशेंट सबकॉन्शियस। ठीक है सर, और इस पर हम आएंगे, पॉलीग्राफी टेस्ट का नतीजा क्या है वो अंजलि बताएंगे। और अंजलि, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि अब जो प्रक्रिया है वो वाकई में इस मेडिकल डमी में डॉक्टर अंशुमन बताएंगे कैसे होती है। अंजलि, आप बताइए। जी हाँ, 3 स्टेज होते हैं कुल किसी भी अपराधी से सवाल जवाब जानने के, जिसमें सबसे पहला जो टेस्ट है वो होता है पॉलीग्राफी टेस्ट, उसके बाद नार्को टेस्ट, और अगर नार्को टेस्ट भी सक्सेसफुल नहीं रहा तो ब्रेन मैपिंग भी की जा सकती है। बहरहाल देखिए,
देखिए आपको बहुत जरूरी जानकारी बिग बॉल पर मैं और निधि देने वाले। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट का अभी तक नतीजा क्या रहा है? सबसे पहले देखिए, आपको जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है। ये बहुत ही बड़ा सच उसने एक्सेप्ट किया है। दूसरा क्या नतीजा रहा? और साथ में ये भी बताया कि आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या का अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ये भी पॉलीग्राफ टेस्ट में निकल कर आई बात। जी हाँ, और जानकारी अगली है कि हत्या के बाद शव को जंगल में फेंकने की बात भी आफ्ताब ने कबूली है जब ये सवाल पूछा गया उससे। बिल्कुल। और इसके अलावा अगला पॉइंटर ये कि कई लड़कियों से डेटिंग ऐप के जरिए जुड़ा हुआ था, दोस्ती की थी आफ्ताब में, ये भी पॉलीग्राफ टेस्ट में खुलासा हुआ। जी, अभी तक पॉलीग्राफी टेस्ट का क्या नतीजा निकला है वो आपको बता रहे हैं। कौन कौन से सवालों के सच सामने आए? श्रद्धा की हत्या से पहले और बाद भी दूसरी लड़कियों से कांटेक्ट में, टच में था आफ्ताब, ये भी उसने एक्सेप्ट किया है। और इसके अलावा श्रद्धा की हत्या के से जैसा कि बताया अंजलि ने, आपने, हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मैं डॉक्टर अनुज आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर अनुज जो कि एनेस्थीसिया देते हैं, आप अपनी बात कर रहे थे कि एनेस्थीसिया जो दिया जाता है, ये शुरुआती सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ संतोषजनक तरीके से आंसर नहीं निकल कर आ रहा किसी आरोपी से, फिर क्या किया जाता है? फिर वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं मौजूद, डॉक्टर अंशुमन आप भी रिएक्ट कीजिएगा इस जवाब इस पूरे सवाल का। आगे क्या किया जाता है अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा है? तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर अगर नहीं मिल रहा है तो हम एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम डोज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट डोज को एक सीमा तक इंक्रीमेंट किया जा सकता है जब तक पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल रहते हैं। जी, जो भी हम उनसे ड्रग देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादा अगर हम ड्रग दे देंगे तो पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जिसके बाद फिर हमें इंट्यूबेशन एंड ऑल दैट वेंटिलेटर के उपयोग करना पड़ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम ये वो एक क्रिटिकल स्टेज हो सकती है आगे, इसलिए बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत कंट्रोल तरीके से ये होता है। और इस पर मैं मानस मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा और शारदा प्रसाद जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि असल जो रोल है इसके बाद सवालों को लेकर वो आपका होता है। लेकिन इससे पहले मैं जैसे बताया था डॉक्टर अंशुमन, अब आप ये बताइए, अब ये मान के चल रहे हैं कि हमारे सामने जो मेडिकल डमी इसका नार्को टेस्ट हो रहा है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होगा, कैसे दवाई को इंजेक्ट किया, प्रक्रिया आपने बता दिया, उसको समझा दिया, लेकिन प्रोसेस क्या होगा जरा आप बता दीजिए दर्शकों को। सबसे पहले निधि का सवाल था कि क्या डोज इंक्रीमेंट कर सकते हैं? बहुत सर्टेन लिमिट तक, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि डोज हर समय कैलकुलेटेड है बॉडी वेट के हिसाब से। जो भी एक्यूज्ड है उसके बॉडी वेट क्या है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया, उसकी मार्जिन होती है कि किस लेवल तक हम बढ़ा सकते हैं ताकि हिप्नोसिस स्टेज में ही रहे, कोमा में ना चला जाए। और फिर इसीलिए ऑपरेशन थिएटर आपने बताया, ऑपरेशन थिएटर में लेके करते हैं कि उसको वेंटिलेटर पे रखना है या असिस्टेड मशीन पे रखना है, इसकी जरूरत होती है। इसको करने के लिए आपने सारी प्रक्रिया अभी तक सुन ली, क्या हुआ। इसके बाद जो हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, इस तरह से आपकी दवा पहले से तैयार है और हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है। इसको थायोपेंटल वाइट ही दवा होती है, लेकिन डेमो है, इसको ये ना समझें कि थायोपेंटल है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जिस तरह से आईवी कैनुला लगा हुआ है, इसको कहते हैं बोलस इंजेक्शन, बोलस फॉर्म में इंजेक्ट करते हैं। और साथ में मॉनिटर पे रिकॉर्डिंग चलते रहती है कि इनका पल्स रेट, ब्लड प्रेशर किस तरह से सेटल होता है। जैसे आप सम्मोहन की स्थिति में जाते हैं, देखिए बहुत ही डिटेल में हमारे एक्सपर्ट्स ये समझा रहे हैं। ये देखिए डॉक्टर अनुज जो एनेस्थीसिया एक्सपर्ट है और डॉक्टर अंशुमन वो ये बता रहे हैं कि आखिर कैसे सबसे पहले आफ्ताब को इंजेक्ट किया जाएगा, उसे अनकॉन्शियस माइंड में लाया जाएगा और फिर उससे सवालों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट जुड़े रहेंगे। और देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जो मिल रही है, एफएसएल के जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है वो आफ्ताब से सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। आफ्ताब के नार्को टेस्ट के दौरान ऑपरेशन थिएटर में एक सीनियर एनेस्थीसिया एक्सपर्ट भी हैं और टीवी9 भारत वर्ष के स्टूडियो में भी एनेस्थीसिया एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं कि क्या होता है प्रोसेस। एक ओटी अटेंडेंट और एफएसएल के 2 फोटो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं क्योंकि नार्को टेस्ट की पूरी रिकॉर्डिंग भी होगी। यही दोनों नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए लगातार डिटेल्स हम तक पहुंच रही है। जितेंद्र का रुख करते हैं जो कि अंबेडकर अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पता चल पाया कि अभी तक कौन कौन से सवाल आफ्ताब के सामने दोबारा से रखे गए हैं? क्योंकि श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री अभी तक सुलझी नहीं है। श्रद्धा का सिर नहीं मिला है, उस दौरान जब उसका मर्डर हुआ उसके कपड़े तक बरामद नहीं किए गए, उसका फोन भी नहीं मिला है। क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पैरामीटर्स होते हैं नार्को के वो सभी
पूरे तरीके से सही है, यानी कि जो आफ्ताब की बॉडी है पूरे तरीके से सही रिएक्ट कर रही है। उसका बीपी नॉर्मल है, उसके पल्स रेट नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। तो कहा जा सकता है कि जो टेस्ट क्वेश्चनिंग थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब कंट्रोल टेस्ट की जो क्वेश्चनिंग है वो शुरू की जाएगी और उसके बाद मेन नार्को टेस्ट होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा दिल्ली पुलिस के लिए ये जानना कि आखिरकार उसने हत्या की वजह क्या थी, कब उसने साजिश तैयार की और इसके अलावा उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन कहाँ फेंका था। ठीक है, इस पर एक शॉर्ट रिएक्शन मानस जी, मैं आपके बहुत पास बड़ा आ रहा हूं, सवाल जो उठा है control test की questioning है। करुणा एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, ठीक है, बहुत प्लीज बड़ा प्लीज सवाल उठा है। आप बताइए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज आई कि जिसमें एफएसएल की टीम के 2 फोटो एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं और एफएसएल के ही साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं जो सवाल कर रहे हैं। तो मानस मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। मानस मिश्रा जी, एफएसएल का रोल कितना बड़ा होता है ऐसे नार्को टेस्ट में, क्योंकि अब तक की जो फाइंडिंग्स हुई हैं, अब तक जो सबूत जुटाए गए हैं, उससे रिलेटेड सवाल किए जाएंगे आरोपी आफ्ताब से। और मेरा सवाल भी जोड़ लीजिए कि कैसे सवाल इस वक्त हो रहे होंगे। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे गए हैं जो कि जनरल है, जैसे कि एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने लाश को काट के जंगल में फेंका है, ये एक सवाल आपने पॉलीग्राफ में ऑलरेडी पूछ लिया है। अब आप नार्को में और स्पेसिफिक पूछ सकते हैं कि वो कौन से जंगल में फेंका है या जंगल के किस हिस्से में फेंका है, ये बड़ा जरूरी है। साथ साथ क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट एक हाइपो हिप्नोटिक स्टेज में है, तो हमें क्वेश्चंस तो बहुत लंबे आंसर्स नहीं निकालने हैं उससे, हमें बहुत छोटे छोटे क्रिस्प आंसर्स निकालने हैं। और एक और चीज बड़ी अहम होती है कि ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपने बनाए हैं वही आप पूछेंगे, उसी ऑर्डर में पूछेंगे। आपको उन जो आंसर्स एक्यूज दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को परिवर्तित करना पड़ेगा, उनको कुछ घुमा फिरा के पूछना पड़ेगा। ठीक है। और जहां तक बात इस बात की है, ठीक है, सवाल का पूछने का तरीका क्या होता है, कैसे फॉरेंसिक टीम काम करती है, इस पर हम शारदा प्रसाद सर से बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, पैनल हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब की बॉडी, बहुत बड़ी अपडेट है, आफ्ताब की बॉडी सामान्य तौर पर रिएक्ट कर रही, यानी कि पल्स, बीपी, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, जैसा डॉक्टर अंशुमन ने आपको बताया था। यहां पर स्टूडियो में जो हमारे पास मॉनिटर है, सेम उसी तरह से इसमें पहले यह तय किया गया है कि बॉडी प्रॉपर तरीके से हर वाइटल्स पर नॉर्मल है कि नहीं।